हेलो बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं हमें समझने को मिलेंगे। आपको बस इसे समझना है और रिटेन करना है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक्स देख लेते हैं। मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे, तीनों स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। दो स्टेट और हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उनके बारे में पढ़ लेंगे। टेम्परेचर स्केल्स देख लेंगे और डिफ्यूज़न देखेंगे। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट को पढ़ते हुए लास्टली हमारा टॉपिक होगा इवापोरेशन। और इवापोरेशन पर पहुंच के हम बहुत प्यार से इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। चलिए मैटर से शुरुआत करते हैं। मैटर की एक बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज़ मास, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो हम अपने घर के अंदर या फिर घर के बाहर जो भी चीज़ देखते हैं, ये दो कैटेगरी है। अगर ये दो चीज़ हमें मिल जाएंगे कि कोई चीज़ है जो कि जिसके पास अपना कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, तो हम उसको बहुत इजीली मैटर बोल सकते हैं। घर के अंदर पेन, पेंसिल, सोफ़ा, चेयर, टेबल, बहुत कुछ है। सेम वे बाहर निकलेंगे हम तो रोड, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ये सब मिल जाएंगे। इन सब को हम मैटर बोल सकते हैं। फिर है लाइट। लाइट को हम मैटर बोल सकते हैं, तो लाइट को हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते। लाइट को हम मैटर नहीं बोल सकते। एनसीईआरटी ने कुछ दे रखा है, लव, हेट, पेन, जेलस, ये सब क्या है, इन सब को मैटर बोल सकते हैं? तो नो, दीज आर फीलिंग्स। ये फीलिंग्स हैं, ये इनको हम मैटर नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस साइड हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम मैटर को सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड्स, गैसेस, तीन स्टेट्स हैं। हालांकि चौथा और पांचवा भी होता है, बस ये जानने के लिए है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हमने क्लासीफाई किया है इनटू सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सेम वे हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल properties, matter can be classified into pure substances, impure substances। impure substances को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर आगे क्लासीफाई करेंगे इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर को सेम वे होमोजेनस मिक्सचर
एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। हमने मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लासीफाई किया है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस में। और ये 2 स्टेट्स जो हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, हमें बस जानने के लिए, ये पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको हम मिक्सचर भी बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स में। सेम वे इम्प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासीफाई किया है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये हमें फर्स्ट चैप्टर यानी इसी चैप्टर में और अभी पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला क्लासिफिकेशन हमें अपने सेकेंड चैप्टर में देखना है। ये हम सेकेंड चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैटर इज़ मेड अप ऑफ? मैटर के किन चीज़ों से बना है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। क्या है मैटर? टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, वो पार्टिकल्स जो मैटर बनाते हैं, आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, उन पार्टिकल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके हम उन चारों प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एनसीईआरटी ने लिख रखा है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब हम जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते उनसे भी छोटे होते हैं ये। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है पार्टिकल्स की? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि 2 पार्टिकल्स जो हैं, जैसे ये पार्टिकल हमने ए ले लिया, ये पार्टिकल बी ले लिया, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। सेम वे में थर्ड प्रॉपर्टीज है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने प्लेस से मूव करते रहते हैं, कभी ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। सॉलिड्स में ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा मैं बता दूंगा, सॉलिड्स में किस तरह मूव करते हैं, लिक्विड में किस तरह मूव करते हैं, और गैसेस मूव किस तरह मूव करते हैं। गैसेस में बहुत रैंडम मूवमेंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। उस मूवमेंट को हम एक स्पेशल नाम दे रखा है साइंटिस्ट के नाम पे, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन वेरी जिगजैग मोशन होता है, मतलब ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह की मूवमेंट, कोई फिक्स मूवमेंट नहीं होगा, बहुत रैंडम मूवमेंट करता है, उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सेम वे अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी 2 पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्योंकि सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, तो इन पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है ना एकदम वाइब्रेशनल बस मूवमेंट करता है, ये अपने प्लेस से बस वाइब्रेट करते रहता है, क्योंकि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड की बात करें तो कंपैरेटिवली लो होता है और मूवमेंट भी वाइब्रेशनों से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और जब हम गैसेस की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से हमें ये जिगजैग मोशन देखने को मिलता है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं।
तो मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब आपको बता दिया है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पहला प्रॉपर्टीज़ है। स्पेसेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। सॉलिड, लिक्विड के गैस में मैंने बता दिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत मतलब वाइब्रेशनल मूवमेंट होता है, अपने प्लेस से बस वाइब्रेट करते रहते हैं पार्टिकल्स। और गैसेस के केस में तो बहुत रैंडम जिगजैग मोशन होते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और एक एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे इनको समझने के लिए। अब जैसे इसे रटना नहीं है, मतलब समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, स्पेस है, कॉन्स्टेंटली मूव कर देते हैं, या आपस में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चलिए, वेरी वेरी स्मॉल जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो कैसे पता चलेगा छोटे होते हैं? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लेंगे। एक बीकर में हमने 100 ml वाटर ले लिया है, 100 ml वाटर, और इसमें हम दो 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट यूज़ करेंगे। ये किस किस कलर का होता है? ये डार्क पर्पल होता है। तो मैं जब भी जैसे ही इसमें क्रिस्टल को पानी के अंदर डालूंगा, ये पूरा वाटर जो है एकदम डार्क पर्पल हो जाएगा। सेम वे हम आगे बढ़ाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को। अब मैं सिर्फ 90 ml वाटर लूँगा, 90 ml वाटर, 90 ml वाटर प्लस 10 ml में पिछले वाला यूज़ करूँगा। मैंने इसमें मिला दिया प्लस 10 ml, ये 100 ml हो गया। मैं ये नोटिस करूँगा कि ये जो डार्क पर्पल हुआ था पहला वाला बीकर, उससे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी में ये भी, लेकिन पर्पल डार्क पर्पल होएगा, बस इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। सेम वे मैं आगे भी करता जाऊँगा। फिर 90 ml वाटर लूँगा, 10 ml फिर मैं इसका यूज़ करूँगा इसमें, और ये मैं तब तक करते रहूँगा जब तक कुछ कलर मुझे दिखता रहेगा, पर्पल कलर। तो ये 2-3 क्रिस्टल मैंने सिर्फ KMnO4 का यूज़ किया था, और मैं ऐसा देखता जाऊँगा कि 7 से 8 ग्लास, 7 से 8 बीकर जो है हमारा कलरफुल दिख रहा है बढ़िया से। तो ये है क्या? ऐसा 2-3 क्रिस्टल आपको बाकी सारे बीकर को कैसे कलरफुल कर दे रहा है? तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ये 2-3 क्रिस्टल जो है ना, उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल, जैसे ही मैं वाटर में डालता हूँ, ये अपने मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल्स में टूटता है। और ये इस हर बीकर को कलर क्यों कर पा रहा है? जैसे यहाँ पे NCERT का ये डायग्राम है कि ये हर बीकर को कलर क्यों कर पा रहा है। इसका मतलब कि हर एक बीकर में KMnO4 के पार्टिकल्स हैं, तभी तो ये वाटर को कलरफुल बना पा रहा है। तो कुछ भी नहीं, ये 2-3 क्रिस्टल जो मैंने पहले बीकर में यूज़ किया था, ये मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल्स में अपने आप को टू डिवाइड कर लेता है, और ये हर बीकर में प्रेजेंट है। इसका यही होता है कि इससे यही समझ में आया कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, और हर जगह प्रेजेंट है। सेम वे हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन, इसको कैसे समझेंगे कि स्पेस प्रेजेंट होता है? तो एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए भी देख लेते हैं। हमने बीकर लिया, उसमें वाटर फिल किया, और हमने बीकर जो यूज़ किया था उसमें मार्किंग था। ये 10 ml मान लो, 20 ml, 50 ml, 80 ml, और ये 100 ml मैंने वाटर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, 2-3 स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट यूज़ करूँगा। 2-3 चम्मच मैं शुगर या सॉल्ट इसमें मिलाऊंगा।
कायदे से ये 100 ml वाटर है, अगर इसमें मैं किसी भी चीज़ को थोड़े से भी, अगर मैं कि कोई भी चीज़ इसमें ऐड करूँगा तो ये 100 ml मार्क जो है हमारा ये क्रॉस कर जाएगा। पर जैसे ही मैंने 2-3 स्पून ऑफ शुगर और साल्ट यूज़ किया, इसकी मार्किंग जो लेवल जो मार्क है ये बढ़ता नहीं है। जैसे ही इसमें गया ये घुल गया, बढ़ा क्यों नहीं? तो बाद में जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। ये मान लो मैंने देखने के लिए मैंने आपको बनाया है कि ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है ये सब। और इसमें जैसे ही मैंने सॉल्ट और शुगर यूज़ किया हूँ तो ये क्या करेंगे, उन स्पेसेस में फिल हो जाएंगे। उन स्पेसेस में जाके ये मैं उनके स्पेसेस में ये सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जाके ट्रैप हो जाते हैं, अपने आप को फिल कर लेते हैं। इस वजह से ये जो मार्किंग है बढ़ती नहीं है। तो क्या इससे यही पता चला कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये कैसे समझ में आएगा? ये आपको इस तरह से समझ में आया, जैसे आप एक अगरबत्ती ले लो। अगरबत्ती जानते होंगे आप। एक अगरबत्ती लें और आप उसे अपने बेड या स्टडी टेबल पे रखें और कोशिश करें कि आप कितने दूर तक आप उसकी सुगंध महसूस कर पाते हैं जब वो बुझी होती है। तो आप नोटिस करेंगे, आप जब बुझी हुई अगरबत्ती को आप उसकी सुगंध महसूस करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 15 सेंटीमीटर जब आप दूर रहेंगे तो उसकी खुशबू जो है आप सेंस कर पाओगे। अब क्या करो, उसी अगरबत्ती को लिट कर दो, उसी अगरबत्ती को आप जला दो और किसी कोने में, उसी कमरे में किसी कोने में जला करके आप अपने स्टडी टेबल पे आ जाओ। आप ये सेंस कर पाओगे कि अब बहुत अच्छे से आपको उसकी खुशबू सेंस कर पा रहे हो। ये क्या चीज़ है? ये कुछ भी नहीं, ये जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे ना वो मूव कर रहे हैं। वो मूव करके आपको उस कोने से आपके नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच रहे हैं, आपके नाक तक पहुंच रहे हैं, आप उसको सेंस कर पा रहे हो कि खुशबू क्या है। तो ये बुझी हुई अगरबत्ती में ऐसा नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर बुझी हुई अगरबत्ती में इतना नहीं था, उसके पार्टिकल्स की मोशन इसीलिए बहुत स्लो थी, बहुत लिमिटेड थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमने जिससे ऐसे उसे लिट कर दिया, आग लगाया, तो उसकी टेम्परेचर बढ़ गई और पार्टिकल्स की ट्रैवल करने की स्पीड बढ़ गई और वो दूर तक ट्रैवल कर पाया। तो ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के जो, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो और ज़्यादा देर तक मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। एक और एग्जांपल होगा, जैसे फूड कुकिंग हो रहा है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, खाना बनने के टाइम में आपने देखा होगा, खाना किचन में बन रहा होता है और सुगंध आपके स्टडी टेबल तक पहुंच जाता है कि भाई साहब बन क्या रहा है। और जब खाना, वही खाना आप ठंडे हो जाओगे तो फिर आप इवन किचन में भी रहोगे फिर भी वो आपको स्मेल, मतलब आपसे स्मेल उसका सेंस नहीं कर पाते हो। तो गर्म खाने के साथ ये होता है कि उसके जो एरोमा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं और आपके उसको दूर से ही आप मतलब सेंस कर पाते हो कौन किस खाने की क्या खुशबू है। और ठंडे खाने के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज़ था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर लेते हैं। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा बचा हुआ एक लास्ट प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स का, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। यानी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको समझने के लिए हम चौक ले लिया, ये हमारा चौक हुआ, ये आइस हुआ और ये आयरन नेल हुआ।
बच्चों मैं आपको बोलूँगा चौक तोड़ने के लिए, तो आप बड़े आसानी से इसे तोड़ सकते हो। सेम वे मैं आइस को जब बोलूँगा तो जितनी आसानी से चौक टूटा था उतनी आसानी से तो आइस नहीं टूटेगा, बट आप कुछ किसी चीज़ की हेल्प से आप आइस को ज़रूर तोड़ लोगे। सेम वे मैं आयरन नेल के बारे में बात करूँगा कि आप आयरन नेल को तोड़ो, आप हथौड़ा भी यूज़ कर लोगे तो आयरन नेल बेंट हो जाता है पर टूटता नहीं है। तो ये क्या मतलब आप इससे आपको क्या पता चल रहा है कि चौक बड़े आसानी से टूट जा रहा है, उससे थोड़ी मतलब आइस को थोड़ी दिक्कत हो रही है, और आयरन नेल को तो हम मतलब तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स है ना, इन चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए आप बहुत इजीली तोड़ लेते हो। सेम वे आइस में कंपैरेटिवली चौक से तो ज़्यादा ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन नेल particles are very high. Force of attraction between iron nail particles are very high. That's why we cannot break iron nail. दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, मतलब हम अपने हाथ को बहुत आसानी से हवा में घुमा लेते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस फील किए हुए। रेदर इन वाटर, और जब हम वाटर में घुमाते हैं तो हमें रेजिस्टेंस फील होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आर डिफरेंट, मतलब एयर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो हम इजीली अपना हाथ मूव कर सकते हैं। और वाटर के पार्टिकल्स में एक सर्टेन अमाउंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। ठीक, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये हमने 4 पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। चलिए हमारा अगला टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स को के आपस में घुलने मिलने को हम खुद से घुलने मिलने को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि पार्टिकल्स के घुलने मिलने को हम डिफ्यूजन बोलेंगे, खुद से होना चाहिए, ये ओन पे फोकस करेंगे। डिफ्यूज़न इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, ये अब पार्टिकल्स आपस में घुल मिल क्यों रहे हैं? क्योंकि एक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स के बीच, मतलब पार्टिकल्स के पास क्या है, मोशन की टेंडेंसी है। स्टैटिक वे में बस अपने ही पोजीशन पे नहीं रहते हैं, ये इनकी एक टेंडेंसी है मोशन करने की। तो ये आपस में घुल मिल क्यों पाते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ है मोशन करने की, इसलिए ये घूम पाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल पाते हैं। चलिए, द डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन कैन बी सीन इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सारे स्टेट्स ऑफ मैटर में, मतलब स्टेट्स मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्यूजन देख सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों स्टेट में हम डिफ्यूजन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो मैं यहाँ लिखूँगा ROR, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसको कट कर देता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, येलो बेस्ड होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही, इंटरमिक्सिंग उतना ही ज़्यादा होगा। अब हमने ये बात करी थी सॉलिड, लिक्विड, गैस की डिफ्यूजन ऑब्जर्व कर लेते हैं कैसे, इसका कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये देखो डिफ्यूजन है, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब दो
एक पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और दूसरा भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। जब दो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग होता है, ये हम कहाँ देखते हैं? चॉक बोर्ड याद है पहले यूज़ होता था, आजकल डिजिटल बोर्ड यूज़ हो रहा है। चॉक बोर्ड पहले यूज़ होता था जिसमें वो चॉक से लिखते थे। तो जब हम कुछ मिटाना भूल जाते थे ना लिख करके, और काफ़ी समय बीत जाता होगा, जैसे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 1 महीना, इस तरह से अगर ज़्यादा दिन हो गए तो हम फिर उसको बहुत ईजिली नहीं मिटा सकते हैं, मिटने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बोर्ड के पार्टिकल्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूज़न का ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जांपल इसका एलॉय भी है। एलॉय क्या होता है? दो मेटल्स के मिला करके हम एक एलॉय बनाते हैं। जैसे ब्रास अगर बनाना हो हमें तो क्या यूज़ करते हैं? हम कॉपर यूज़ करते हैं प्लस Zn लिखना था, कॉपर प्लस जिंक यूज़ करते हैं तो हमें ये ब्रास मेटल मिल जाता है। ठीक है। अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में कैसे इंटरमिक्स होते हैं? जैसे शुगर सॉल्यूशन देख लें, सॉल्ट शुगर इन वाटर, यहाँ पे हम नोट ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में, ये हमें स्मोक में मिल सकता है। स्मोक जो होता है धुआं, जैसे हम कोई फॉसिल फ्यूल जलाते हैं या फिर कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो हम देखते हैं बहुत डार्क डार्क मतलब धुआं निकलता है। वो आपको दिख रहा है धुआं, क्योंकि वो जो डार्क है वो पार्टिकल्स हैं किस चीज़ के? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो आपको ब्लैक ब्लैक दिखते रहता है। ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, ये हमारा अब दूसरा है यहाँ पे, लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? आपने आटा गूंदते हुए मम्मा को देखा होगा। तो क्या करते हैं, जब आटा बहुत सारा फ्लोर होता है, फ्लोर FLOUR वाला, OOR वाला नहीं, तो फ्लोर में हम जैसे ही वाटर मिक्स करते हैं तो डव बन जाता है, गूंदा हुआ आटा। तो ये वही है कि जो सॉलिड में हमने लिक्विड के पार्टिकल्स को मिक्स कराया है। लिक्विड इन लिक्विड क्या हो गया? अल्कोहल इन वाटर, जैसे अल्कोहल मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं अल्कोहल में, ये। और यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं लिक्विड इन गैस, ये ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैस का, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स जहाँ पे गैस में डिफ्यूज़ करते हैं। कौन से हो जाए, कहाँ हो जाए? जैसे आपने ठंड के समय में कुहासा लगा देखा होगा, कुछ नहीं, एयर में वाटर के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होते हैं। गैस इन सॉलिड, ये कहाँ देखा होगा आपने? स्पंज देखा होगा। स्पंज सॉलिड होता है, उसके बीच में पोर्स होते हैं जिसमें गैस के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, तभी तो हम इजीली उसको स्क्वीज मतलब दबा पाते हैं। स्पंज को बहुत इजीली मतलब आप दबा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप दबाते हैं एयर के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं और आप स्पंज को दबा सकते हैं। फिर जैसे ही आप छोड़ते हैं फिर एयर के पार्टिकल्स उन स्पेसेस में वापस आ जाते हैं। तो ये वहाँ का एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस इन लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में डिफ्यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ये आपको मिलेगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स पानी के अंदर रह के सांस ले पा रहे हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन ही तो वो इनटेक करते हैं। और गैस इन गैस का बेस्ट एग्जांपल तो एयर है। एयर में कितने सारे गैस हैं? ढेर सारे गैस होते हैं, मेनली नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो मेनली है। तो ये हमारा हो गया डिफ्यूज़न वाला टॉपिक हो गया। हमने डिफ्यूज़न देख लिया कि डिफ्यूज़न किसे कहते हैं, पार्टिकल्स के आपस में घुलने मिलने को डिफ्यूज़न बोलते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होएगा डिफ्यूज़न की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। फिर हमने देख लिया कौन पार्टिकल्स कहाँ पे कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्पल हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ये हमारा डिफ्यूज़न का टॉपिक भी हो गया। चलिए आगे हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर।
जहाँ पे हम तीन स्टेट जो है मेजरली पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ये 2 स्टेट बस जानने के लिए है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए एक एक करके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, और फिर 2 स्टेट तो हमने बहुत देख लिए, फिर एक चार्ट बनाएंगे जहाँ पे हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सॉलिड से शुरुआत करते हैं। सॉलिड को जब भी मैं सॉलिड को मतलब पढ़ने के लिए बोलूँ तो आप कुछ भी सॉलिड चीज़ यूज़ कर देख लें, मतलब अपने मन में इमेजिन कर लेना, जैसे पेन, स्टोन या इस तरह की जो भी चीज़ आपको सॉलिड हो, ताकि हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ को मतलब मैं समझने में बहुत आसानी हो। जैसे शेप, पेन का शेप या सॉलिड का शेप एकदम क्या होता है, डेफिनिट होता है साइंस की भाषा में, या फिर हम फिक्स्ड बोल सकते हैं, डेफिनिट या फिर फिक्स्ड। सॉलिड की वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते ना, इसका एकदम वॉल्यूम फिक्स होता है। डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, डेंसर होता है सॉलिड जो है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है किसी भी चीज़ का, उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो बहुत कम वॉल्यूम में मास बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा डेंसर होता है सॉलिड्स। कंप्रेसिबिलिटी नेग्जिबल होती है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल, हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं करते हैं। स्पेसेस मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, स्पेसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इस तरह बहुत नेग्लिजिबल स्पेस प्रेजेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, मतलब 2 पार्ट सॉलिड्स के 2, तभी तो वो अपने प्लेस से बस वाइब्रेट करते रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, इसलिए। नहीं तो वो इजीली, बाकी तो मूवमेंट होता है, जैसे गैसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के देख लिए हैं, जैसे शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब हम आगे भी लिक्विड्स के देखेंगे, फिर गैसियस के देखेंगे, और फिर मैं आपको एक ही पेज पर एक ही तीनों को डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा। लिक्विड की शेप क्या होती है, नॉट फिक्स्ड, जैसे जिस बर्तन, जिस मतलब कंटेनर में हम पोर करते हैं वो उसकी कंटेनर की शेप ले लेता है, इसलिए इसकी शेप तो फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम हम बदल नहीं सकते इन चीज़ों का। डेंसिटी की बात करें तो स्लाइटली लोअर देन सॉलिड्स, ये कंपेयर करने की चीज़ है। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, या फिर नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ, या फिर स्लाइटली, स्लाइटली लोअर देन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड से हम कंपेयर कर रहे हैं। स्पेस प्रेजेंट बट वेरी लेस प्रेजेंट होते हैं 2 पार्टिकल्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर देन सॉलिड्स। ये हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, वाटर एज्यूम कर सकते हैं, मिल्क एज्यूम कर सकते हैं जब भी इसको हम पढ़े तो। फिर गैसेस की बात करें तो शेप नॉट फिक्स्ड, शेप गैस की कोई शेप नहीं होती। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है, गैस को हम बहुत जैसे जितने बड़े कंटेनर में भी मतलब छोड़ दें वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है, जितने छोटे में हम कंप्रेस करके ले आएँ वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। डेंसिटी की बात करें तो वेरी लो, और ये सब आपस में कंपेरेबल है, तभी तो मैंने स्लाइटली लोअर इससे मतलब सॉलिड से कंपेयर किया लिक्विड को, और गैस को वेरी लो किससे, लो ही
कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे एलपीजी और सीएनजी आता होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब ये इतना कंप्रेस गैस को कंप्रेस करके एकदम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एकदम लिक्विड एलपीजी मतलब लिक्विड कंप्रेस करके हम इसे लिक्विड स्टेट में चेंज कर देते हैं, इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। स्पेसेस प्रेजेंट, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी अच्छा प्रेजेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस, वेरी लो या लेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है क्या हो गया, बहुत कम ही होता है। ये हो गया। ये मैं अब एक चार्ट में ये सब सारा बता देता हूँ। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। शेप हमने देख रखा था, मतलब रिजिड, ये डेफिनेट इसका सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना शेप मेंटेन कर सके। वही चीज़ है, ये सब सारे हाई डेंसिटी, क्लोजली टाइट, स्लाइटली कंप्रेसिबल, ये सब सारे आपको देखने के लिए हैं। ये आप देख के आप पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, जैसे ए रबर बैंड चेंजेज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, मतलब एक रबर बैंड है, जब हम उसे खींचते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन सॉलिड की तो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन रखता है। तो क्या हम उसे सॉलिड बोलेंगे? तो इसका एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल नहीं, आंसर है यस, बिकॉज when we remove applied force, it regains its natural shape। जी बिल्कुल, हम उसको सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम उस पर फोर्स हटाते हैं तो वो अपने नेचुरल स्टेट में, उसकी टेंडेंसी जो है सॉलिड की अपनी मेंटेन करने की अपनी शेप को, तो वो अपने शेप को बहुत मेंटेन कर लेता है जैसे फोर्स हटाते हैं, तो ये बिल्कुल बोलेंगे यस। सेकेंड क्वेश्चन है शुगर और साल्ट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब शुगर जब भी हम मार्केट से चीनी लाते हैं तो थैला में लाते हैं तो वो थैला का शेप रहता है, जब उसे हम जार में डालते हैं तो जार के शेप में रहता है। तो क्या ये सॉलिड, तो ये जो बार बार जो शेप जो चेंज हो रही है तो ये इसे सॉलिड बोलेंगे? तो बोलेंगे यस, इसका आंसर है यस। व्हेन वी look at crystal of sugar या फिर साल्ट, हम एज अ होल नहीं बात कर रहे हैं कि 1 kg चीनी लाया और उसको जिस चीज़ में रखा उस चीज़ की शेप ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे एक क्यूब ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ये एक क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमेशा, चाहे जैसे भी हो, ये हमेशा अपना शेप में, इसका शेप बिल्कुल फिक्स्ड होता है। यस, व्हेन वी लुक एट क्रिस्टल ऑफ शुगर साल्ट इट्स शेप इज फिक्स्ड, ये अपना शेप नहीं चेंज करते रहा, तो इसे भी हम सॉलिड्स में बोलेंगे। फिर है वी कैन इजीली कंप्रेस स्पंजेस, इज इट सॉलिड, मतलब हम जो स्पॉन्ज होता है उसको हम बड़े आसानी से उसको स्क्वीज कर देते हैं, दबा के फिर छोड़ देते हैं, तो इसे सॉलिड बोलेंगे? बिल्कुल, इसका ये यही वाला हो जाएगा कि यस, व्हेन वी रिमूव अप्लाइड फोर्स इट रीगेन्स इट नेचुरल शेप। जैसे ही मैं उसको मतलब फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स जो स्पंज के बीच में जो होल्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको एयर फिल्ड करके रखता है, तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो एयर के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, तो वो बहुत इजीली स्क्वीज हो जाता है। और फिर जैसे हम हाथ मतलब फोर्स हटाते हैं तो फिर सारे एयर पार्टिकल्स वापस आ जाते हैं और वो अपने नेचुरल शेप में आ जाता है, तो यस, हम उसे भी सॉलिड्स बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। बाकी मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया था जिनके बारे में जानना है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं। जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा इज़ ए मिक्सचर ऑफ निगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब आयन की बात कर रहे हैं।
तो जो प्लाज्मा क्या होता है, कुछ भी नहीं, निगेटिव चार्जेस। जैसे कोई गैस चैम्बर में हम गैस ट्यूब लेते हैं और उसमें कोई गैस डाल करके उसको इलेक्ट्रिक पास करते हैं, तो गैस आयोनाइज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और फिर वो पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा स्टेट अचीव होता है, मतलब हमें मिल जाता है। और प्लाज्मा स्टेट की एक प्रॉपर्टी भी है, लाइट एमिट करता है। और ये नेचुरली आपको दिखेगा, सन इसका बेस्ट एग्जांपल है। सन में रिएक्शन होते रहते हैं, तो बहुत सन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव आयन मिक्सचर है और वो साइन करते रहता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में हो गया। सेम वे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक स्टेज को अचीव हम कैसे कर सकते हैं, जब हम किसी गैस को मतलब बहुत अप्रॉक्स 0 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पे हम जब कोशिश करते हैं तो फिर ये स्टेट अचीव होता है। तो इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस नाम जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है ना, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे वो कोई मैटर है, वो अपने सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में जा सकता है और लिक्विड फॉर्म से फिर गैसियस फॉर्म में भी जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर। आप देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, गैस फॉर्म में वेपर होता है, और ये वापस भी आ सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में आइस होता है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे इंटरचेंज होगा, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इनटू वेज। दो तरीके से करते हैं, जब हम इन पे टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये अपना स्टेट चेंज करता है। जैसे सॉलिड में यहाँ पे हम आइस देख रहे हैं, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ फिर। ये सॉलिड है, आइस है, और आइस को जैसे ही मैं मेल्ट कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ, मेल्ट हो गया, ये लिक्विड वाटर बन गया। वाटर को फिर मैं अगेन टेम्परेचर राइज करूँगा तो ये इवापोरेशन के वेपर बन जाएगा। सेम वे में जब वेपर है उसका टेम्परेचर डाउन करूँगा, जिसको मैं कंडेंसेशन बोलता हूँ, ये कंडेंसेशन है, तो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। लिक्विड स्टेट को मैं फिर टेम्परेचर और डाउन करूँगा, जिसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, वो आइस में चल जाएगा। कभी कभी ये डायरेक्ट भी हो जाता है, जैसे आइस से हम डायरेक्ट गैस में जाएं, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट कोई गैस में जाता है ऐसे, मतलब वाटर तो नहीं जाता है डायरेक्ट, बस कुछ ऐसे भी चीज़ है। जैसे नेफ्थलीन एक है चीज, नेफ्थलीन नेफ्थलीन ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में मूव कर जाता है, स्टेट चेंज कर सकता है। एक कैम्फर भी है, कैम्फर मतलब कपूर जो जलाते हैं हम, वो। तो कोई ऐसी भी चीज़ जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चल जाए, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस से वापस सॉलिड में मतलब आता है, वो ऐसी चीज़ को हम प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं। ये बहुत मेरे से एक, जब मैं पढ़ाई करता था तो ये एमसीक्यू मेरे से छूट गया था। उसके बाद मैं इस पे बहुत मतलब बताना, मैं याद दिला ही देता हूँ कि डेपोजिशन एक याद कर लेना, क्योंकि सब्लिमेशन हर किसी को याद होता है, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, हर चीज़ को याद होता है। बट डेपोजिशन जो है वो मैं भूल गया था, और अक्सर लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। सब्लिमेशन तक तो बहुत सही रहता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब ध्यान रखना। डेपोजिशन, गैस से सॉलिड, डायरेक्ट सॉलिड के कन्वर्जन को डेपोजिशन बोलते हैं। ऐसा क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने पे, जैसे ही मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ तो पार्टिकल्स के बीच, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है। वो मोशन बहुत बढ़ जाता है। मोशन बढ़ने से उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। और जैसे ही इनको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो इनको अपने
मतलब स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो मतलब इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अगर ख़त्म हो गया तो ये अपना स्टेट बिल्कुल नहीं मेंटेन कर पाएंगे। जैसे सॉलिड है, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है, हमने इसे बाहर से एनर्जी दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा इनकी एनर्जी, ये पार्टिकल्स एकदम बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे, मूव कर ले लगेंगे मतलब क्या, ये लिक्विड की टेंडेंसी में आ जाएगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम हो जाने से, ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ओवरकम हो जाने से ये अपना लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट कहते हैं, ये अपना स्टेट चेंज कर लेता है। ठीक है, फिर मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उस चीज़ का। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये वाटर, ये आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम वे में हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, कोई लिक्विड है किसी टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलिए लेटेंट हीट समझते हैं। लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन, हिडन हीट। क्या होता है हिडन हीट? चलिए पता करते हैं। बच्चों, मैंने एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने डाल रखा है ढेर सारा आइस क्यूब। आइस क्यूब की टेम्परेचर मैंने ले रखी है -15 डिग्री सेल्सियस। ये आइस क्यूब है। आइस क्यूब की यहाँ पे मैंने एक थर्मोमीटर भी यूज़ कर रखा है और मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ। नीचे मैं क्या करूँगा, नीचे मैं बर्न कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 15 डिग्री, -15 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क कर लिया है। ये मैं यहाँ से हीट एनर्जी दे रहा हूँ, तो हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो ये क्या होगा, -10 से ये फिर जैसे मैं हीट एनर्जी देता रहूँगा कुछ देर के बाद ये -10 पे जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर और हीट दूंगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। और फिर जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा फिर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के बाद मतलब ये टेम्परेचर और पॉजिटिव में नहीं जा रहा है, मतलब ये 1 2 3 मतलब आगे बढ़ना चाहिए था ना, जीरो से यहाँ 1 2 3 10 5 मतलब जो पॉजिटिव होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। मैं हीट दिए जा रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है। ये अपना क्या कर रहा है, ये स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, मतलब आइस क्यूब वाटर में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और ये 0 डिग्री ही शो कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैं हीट दिए जा रहा हूँ। और पहले तो मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा हीट एनर्जी इसके टेम्परेचर या आइस क्यूब के टेम्परेचर को कम करने में काम आ रहा है। 15 था, 11 10 इस तरह करते 0 0 पे पहुंचा। मेरा समझ गया कि मेरा हीट जो मैं जो दे रहा हूँ बाहर से वो इसकी टेम्परेचर कम हो रहा है। पर जैसे ही वो 0 पे आया फिर मैं हीट दिए जा रहा हूँ, मेरा हीट पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये हीट कहाँ जाके छुप जा रहा है, ये हीट जो है इसके स्टेट को चेंज करने में काम आ रहा है। तो इसीलिए इसे हिडन लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि ये 0 के बाद क्या होता है, ये मतलब बढ़ता नहीं है, ये अपना स्टेट चेंज करना शुरू कर देता है। तो मेरा हीट जो गायब जो हो रहा था, जो छुप जा रहा था, वो किस चीज़ में काम आ रहा है, उन टेम्परेचर राइज करने में ना आकर के, टेम्परेचर राइज करने में ना आकर के ये स्टेट चेंज करने में आ रहा है। और ये जब तक सारा आइस नहीं ना अपने लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तब तक ये 0 डिग्री टेम्परेचर ही शो करता रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं।
जब सारे आइस क्यूब जब पिघल जाएंगे उसके बाद ये फिर टेम्परेचर राइज करेगा। तो मेरा क्या है, जो वो हीट जो सिर्फ स्टेट चेंज होने में काम आया उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। दो तरह के हो जाएंगे, दो तरह के लेटेंट हीट होते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब आइस क्यूब को फ्यूज़ करने में जो हमारा हीट मतलब यूज़ हुआ उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। फिर और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक और बार ऐसा आएगा किस टेम्परेचर पे, जब लिक्विड सेम टेम्परेचर जब मैं लिक्विड के साथ अगर करूँगा तो ये जीरो से मतलब ये सारा लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड के बाद में अगर टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ, 0 होगा, फिर 10 होगा, 20 होगा, 100 पे जाके ये रुक जाएगा। फिर 100 पे रुक जाएगा, मैं हीट एनर्जी दिए जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो मेरे फिर हीट गायब होने लग जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है। तो हीट मेरी जा कहाँ रही है, वो फिर इसके स्टेट चेंज करने में जा रही है। ये लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है, इस बार लिक्विड से वेपर में जा रहा है। और मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर 100 से डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है, दिख रही है हमें। बाकी की हीट मुझे पता नहीं कहाँ जा रही है। तो कुछ नहीं, ये स्टेट चेंज करने में जा रही है। लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये जो हीट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसे बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg सॉलिड। आइस के केस में, आइस में अगर यूज़ कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट। कुछ भी नहीं है कि 1 kg आइस मतलब सॉलिड, वाटर के केस में मैं आइस बोल देता हूँ, ये 1 kg आइस को फेज चेंज करने में जितनी हीट मेरी यूज हुई है उसको मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दूंगा। सेम वे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ, एक सेकेंड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg लिक्विड, मतलब 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने में जो हमारी हीट एनर्जी खर्च होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। तो हमने दो टर्म देख लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, दो हमने देख लिया। अब ये क्या है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच विल हैव मोर एनर्जी, वाटर पार्टिकल्स और आइस पार्टिकल्स, किसके पास होगा। चलिए मैंने ये आइस के पार्टिकल्स ले लिए और ये वाटर के पार्टिकल्स होगा। 0 डिग्री बोल रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मैं हीट एनर्जी दिए जा रहा हूँ, तो फिर ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो ये वही केस हो गया ना, ये 0 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया, इसके बाद मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पे वाई एनर्जी में कन्वर्ट चेंज, वाई एनर्जी मैंने यूज़ किया किस चीज़ के लिए, इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तभी तो ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मेंटेन ही रहेगा। प्लस इस पर मैंने लेटेंट हीट यानी एनर्जी जो है मैंने खर्च किया है इसको स्टेट, इस आइस को मैंने लिक्विड बनाने में। तो ये जो एक्स अमाउंट और वाई अमाउंट जो एनर्जी है वो वही एनर्जी विच विल हैव मोर एनर्जी। तो क्या वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी ये वाई अमाउंट की, क्योंकि मैंने आइस पर खर्च किया है लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए। सेम वे यहाँ पे भी होगा कि किसके पास ज़्यादा होगा, स्टीम के पास या फिर वाटर के पास। तो 100 डिग्री तो दोनों के पास होंगे, और मैंने वाटर को स्टीम बनाने के लिए इस पर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च किया है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम के पास ज़्यादा होता है और यहाँ पे हो जाएगा वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होता है, वाटर के पार्टिकल्स के पास। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बच्चों 3 तरह के टेम्परेचर स्केल होते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्केल हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। सेकेंड केल्विन, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट है। 3 स्केल हैं। 3 स्केल
वाटर के लिए यहाँ पे 0 और 100 है, चलिए कोई बात नहीं, ये के कन्वर्जन में बता देता हूँ, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन इस तरह आएंगे कि इतना डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलिए, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और फिर फ़ारेनहाइट के लिए 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये कुछ क्वेश्चन अब देख लेते हैं, इस पे 3 टेम्परेचर स्केल्स हमने देख लिए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, एक मैं करूँगा एक आप करोगे। हमें किस में बदलना है, केल्विन को हमने सेल्सियस में बदलना है। तो फार्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमें क्या देखा रहा है, 293 केल्विन दे रखा है। 293 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 293 माइनस 273, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गया हमारा आंसर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए मैं भी ये भी बना दूँ क्या, चलो आप बना लेना, यही चीज़ करना है, एक मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में चेंज करना है। चलिए ये मैं कर देता हूँ। फार्मूला हमारा क्या था, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, हमको दे रखा है 373 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है प्लस 273। केल्विन कितना हो जाएगा, 646 केल्विन। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ये आप खुद कर लोगे, आपके लिए आंसर कमेंट कर देना आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। ये देखिए, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। हमारे पास फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में था, ठीक है फार्मूला। तो केल्विन को हम पहले ऑन दी फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पे ले जाना है, ठीक है। तो हम केल्विन को पहले क्या करते हैं, सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था, केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस ये क्या हो गया, एक सेकेंड, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये देखा है 298 केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इस साइड करूँगा तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 माइनस 273, दैट इज़ 5 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बोल रहा है, फ़ारेनहाइट में जाना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला था हमारे पास 9/5 ऑफ C प्लस 32। तो पुट करते हैं 9/5 25 प्लस 32, 5 5 जा 25, 45 प्लस 32, 7 7 77। ये हमारा आंसर हो जाएगा 77। ये डिग्री सेल्सियस नहीं होगा मेरे ख्याल से, फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट स्केल में है ना, तो डिग्री सेल्सियस ये नहीं होगा, ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो बच्चों आपने देखा होगा एलपीजी हमारे घर में आता है, सीएनजी
या फिर ऑक्सीजन भी हम हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। तो ये गैसेज ना बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो हम बहुत इजीली, इनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लो रखेंगे तो इसको हम कंप्रेस करके कहीं भी इजी ट्रैवल इसको कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम एंड व्हेन वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर इट गेट्स लिक्विफाइड। तो प्रेशर से हम कंप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर जब हम इसका बहुत कम करते हैं तो वो लिक्विफाइड आ जाता है। तो हमारे जो भी एलपीजी जो हमारे घर में आता है वो लिक्विड फॉर्म में उस सिलेंडर के अंदर, मतलब गैस नहीं रहता, वो लिक्विड रहता है। और जैसे ही वो पाइप से बाहर आता है और बर्नर के पास जाते हैं वो गैस में कन्वर्ट होता है और फिर उससे हम आग जला के खाना बनाते हैं जो भी। सो वी कैन ऑल्सो से दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई कंप्रेशर एंड कूलिंग। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट है, हाँ लास्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। तो इवापोरेशन समझने के लिए बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिक्विड है वो अपना स्टेट चेंज करता है, वेपर स्टेट में जाता है किस किस टेम्परेचर पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है और वाटर के केस में क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि 100 सेंटीग्रेड से मतलब पहले भी रूम टेम्परेचर या मतलब किसी भी टेम्परेचर पे 100 बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ना और फिर भी अपना स्टेट चेंज करे, मतलब वाटर अपना वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा होता है क्या? तो इसका आंसर है यस, ये ऐसा होता है, नेचुरल प्रोसेस है, यस ये होता है। कैसे होता है? उसी प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। कि इवापोरेशन वो तो बॉइलिंग होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है ना उसे बॉइलिंग बोलते हैं। बट इवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री 15 जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर भी हो जाता है। तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट पे तो हो ही जाता है, बट किसी भी टेम्परेचर पे हो जाए, 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, इस पे भी अगर वाटर जो है लिक्विड से वेपर बन रहा है उसी को इवापोरेशन बोलते हैं। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब 100 डिग्री पर अगर हो तो उसे तो बॉइलिंग ही बोलेंगे, बट 100 से कम ही हो रहा है, 100 डिग्री से कम ही। एग्जांपल्स क्या है, जब हम बाहर में कपड़े सुखाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री थोड़ी होता है, 100 डिग्री रहेगा तो हम जल के मर जाएंगे। हमारा बाहर का टेम्परेचर मान लो कितना, तो मतलब अगर ठंड का सीज़न मान लो 10 से लेकर 45 तक ही वेरी करता है, और जगह 10 से भी नीचे जाता है, बट इस तरह के टेम्परेचर पे वेरी करता है। तो ये मतलब कैसे पॉसिबल हो रहा है, कपड़ा सूख जा रहा है, तो ये इवा बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ये फेनोमेना है, इवापोरेशन की वजह से ही हमारा इस टेम्परेचर पर भी वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में। तो कैसे हो जाता है ये एक सरफेस फेनोमेना है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। वाटर मान लो ये सरफेस फेनोमेना, इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना होता है कि कोई भी पार्टिकल्स अपने मतलब लिक्विड फेज को गैसियस फेज में नहीं कन्वर्ट हो कर पाता है, सरफेस फेनोमेनन। मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं कुछ वाटर के ऊपर में पड़े हुए हैं, सबकी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मतलब मान लीजिए आप 10 यूनिट एनर्जी चाहिए किसी को भी पार्टिकल्स को अपने लिक्विड स्टेट से वेपर में जाने के लिए, वेपर में जाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए इसके पास है 8, इसके पास है 7.5, 9.5, 3, 6, 8, 5, 9, 3, मतलब ये इस तरह सबके पास, सब पार्टिकल्स की अपनी एक कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में विंड होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये इनका आपस में
कोलिजन हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये क्या है, ये सबसे पहले 9 जो सबसे ऊपर वाला है, ये 9.5 वाला जो है, अब किसी भी वजह से ये एनर्जी गेन कर सकता है। जैसे मान लो विंड चल रहा है, मतलब विंड काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो विंड से इसको एनर्जी मिल जाएगी। या फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर गेन करेगा और इसकी टेम्परेचर 10 हो जाएगी और ये अपने आप को एयर में, मतलब वेपर में कन्वर्ट कर लेगा, उड़ जाएगा। फिर आपस में ये कोलाइड भी करते रहते हैं पार्टिकल्स, तो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी एनर्जी। तो इसी तरह करके ये सिर्फ सरफेस फेनोमेना है। सरफेस वाले पार्टिकल्स क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एटमॉस्फेयर के, तो इजीली कन्वर्ट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसी वजह से ये 8 वाले फिर कुछ देर तक, मतलब जैसे ही 9 होगा 10 होगा, फिर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सरफेस वाले इसलिए कन्वर्ट कर पाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट टच में रहते हैं एटमॉस्फेयर के, और इस वजह से ये अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं लिक्विड से वेपर फेज में। तो ये इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे आप कोई कपड़ा में को मतलब पानी में भिगो दो और उस कपड़े को आप ऐसे इस तरह करके कहीं भी रख दो बाहर में, और कुछ देर के बाद देखोगे तो वो उसके बाद सरफेस वाले कुछ चीज़ सूखे मिलेंगे, अंदर वाले वाटर एकदम ऑब्जर्व किए ही रहेंगे। बट इसी कपड़े को आप ऐसे फैला करके आप किसी चीज़ पे टांग दो, तो देखोगे कुछ जितने देर में ये बस सरफेस पे सूखा था, ये पूरी उस तरह में सूख गया। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस एरिया बढ़ गई ना। सरफेस एरिया बढ़ गई तो अब ये एटमॉस्फेयर से हर भाग, मतलब हर पोर्शन इसका डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये इजली इवापोरेशन यहाँ से हो सकता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होएगी पार्टिकल्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, और उतना ज़्यादा इवापोरेशन देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में पहले ही से वाटर बहुत प्रेजेंट है, तो क्या ये वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होएगा? नहीं, वाटर प्रेजेंट ज़्यादा है तो ये वाटर कहीं वापस इसमें जा पाएगा, मतलब अपना स्टेट कन्वर्ट कर पाएगा? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बाहर होती है उतना ही कम इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। पहले ही से वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में ही, तो एटमॉस्फेयर में ही अगर वाटर कंटेंट आपको ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर की ही एनर्जी जो है अपने ही वाटर को आपको इवापोरेट करने में सारी एनर्जी खर्च कर देगा। तो आपका जो कोई भी कपड़ा है या कोई भी सामान है वो तो उसको उस तक पहुँचेगी, वो एनर्जी उसे मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये है। अब बाकी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवापोरेशन ज़्यादा होगा, विंड की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो ट्रांसफ़र करेगी एनर्जी और इसे लेके चल जाएगी एयर, मतलब वेपर बना के इसे उड़ा के ले जाएगी। तो अब ये मैंने ये तीनों डायरेक्ट रिलेशन के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इवापोरेशन के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इवापोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या होता है? इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है ये, लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है। ठीक है, बबल का ये आप देख लेना, बबल फॉर्मेशन। इवापोरेशन में आप कभी तालाब वालाब से मतलब देखोगे इवापोरेशन कंटिन्यूस होते रहता है, कभी बबल नहीं दिखता है। लेकिन जैसे आप चाय बनाते हो तो पानी खौलता है तो बबल का फॉर्मेशन होता है, तो वो बॉइलिंग वाला केस है। इफेक्ट ऑन लिक्विड, ये सरफेस फेनोमेना है, ये सरफेस फेनोमेना है। ये क्रॉस, एक सेकंड, ये सरफेस फिनोमेना नहीं है, ये पूरा बल्क में होता है। जैसे हम किसी चीज़ को हीट करते हैं ना, तो ये पूरा बल्क में होता है। ये नीचे वाला बहुत ज़्यादा पहले हीट होता है, ये नीचे वाला फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे, इस तरह से ये होता है और फिर ये कन्वर्ट होता है। ये स्लोअर प्रोसेस है इवापोरेशन, ये फास्ट है। ये आप पढ़ लेना, समझ लेना, कोई इसमें साइंस नहीं है।
चलो ये हमारा इवापोरेशन, हमने पूरा इस टॉपिक को पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा मैंने आपको, चलिए एक बार टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम जाते हैं फिर से और देखते हैं धीरे धीरे हमने करके पूरा चैप्टर कैसे पढ़ लिया। हमने मैटर पढ़ा, हमने पार्टिकल्स पढ़ा, चार प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ देखी, टेम्परेचर 3 केल्विन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमने देखा, डिफ्यूज़न देखा, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होने पर जिस टेम्परेचर पे चेंज हो जैसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट अगर लिक्विड स्टेट में जिस टेम्परेचर पे चेंज जैसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अगर लिक्विड सॉलिड में जिस टेम्परेचर पे चेंज हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेटेंट हीट, हिडन हीट देख लिया जो फेज चेंज के काम में आता है, फेज चेंज करने के काम आता है। फिर इवापोरेशन देख लिया, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चलो बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया था इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पर टाइम ज़्यादा हो गया है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर और जो क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं बुक के, मैं सारा बता दूंगा नेक्स्ट, मतलब अगर आपको जो नीड होगा तो। अभी के लिए चलो, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको बस रिटेन करना है, थोड़े थोड़े दिन पे रिवाइज करना है। चलिए, थैंक यू बच्चों ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। चलो बाय।